नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं 16 अक्टूबर की महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर पुनः अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता से आई है, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो न्यूज़ है, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ आगाज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 16 तारीख से ये चालू होने जा रहा था। देश भर के 2920 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। खिलाड़ियों के दलों ने किया आकर्षक मार्च पास्ट। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत 1992 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से हुई थी। राजधानी के 16 अलग अलग खेल मैदानों में ये कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। मेज़बान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी होंगे। कुल जो है 2920 खिलाड़ी में से मेज़बान छत्तीसगढ़ के 268 खिलाड़ी होंगे, जिनमें 2331 पुरुष होंगे और 585 महिलाएं होंगी। छत्तीसगढ़ जो है 11 बार ओवरऑल चैंपियन रह चुका है और 12वीं बार के लिए अपनी दावेदारी पेश करने जा रहा है। दूसरी न्यूज है, छत्तीसगढ़ और आई हब गुजरात। आई हब क्या है? इनोवेशन हब गुजरात के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ। एक एमओयू पर साइन हुआ। यह साझेदारी छात्रों को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन अवसर प्रदान करेगी। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा। समझौता 3 साल के लिए होगा। आई हब गुजरात जो है, इनोवेशन हब गुजरात ने गुजरात में इनोवेशन सेक्टर में बहुत क्रांति लाई है। इसीलिए छत्तीसगढ़ भी चाहता है कि वो गुजरात मॉडल से सीखे, इसलिए यह एमओयू किया गया है। तीसरी खबर मंत्रिपरिषद की बैठक से है, जो हमने पिछले कक्षा में बताया था आज 16 अक्टूबर को होने वाली थी। तो उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, कुछ काम के होंगे, कुछ नहीं भी। तो हम सभी को देखते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। यह महत्वपूर्ण है और कब तक चलेगा? 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। कितने का अनुमान है? तो 2024-25 में 160 लाख टन धान उपार्जन यानी खरीदी का अनुमान लगाया गया है। और आगे क्या है? विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब राजनीतिक कारणों से जो केस दर्ज हुए थे, उनमें से 49 केसों को वापस लिया जा रहा है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक अराजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8(2) में सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब अधिकतम आयु कितनी होगी? तो 45 वर्ष की होगी। ये एक बार के लिए दिया गया है। और भी कुछ न्यूज है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण अधिनियम 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। याद रखिएगा, ये अभी प्रारूप है, अभी ये पूर्णतः नियम नहीं बने हुए हैं। यह अधिनियम जब विधानसभा से पास हो जाएगा तब बनेगा। इस प्रारूप में क्या कहा गया है? जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति, पंचायत में बहुत सारी समितियां होती है, उसकी सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्व के अतिरिक्त ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन एवं संधारण का कार्य भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण, मतलब कितना टैक्स वसूला जाएगा उसके लिए, और नए कनेक्शन का निर्णय भी लिया जाएगा। शिकायतें, मरम्मत सभी का निवारण जो है वो सामान्य प्रशासन समिति द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा और क्या फैसला लिया गया? तो दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति, पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी, आश्रित नियमानुसार अनुकंपा के पात्र होंगे। ये आप शिक्षाकर्मी के लिए है ये।
उसके अलावा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि 2000 निधि नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी तथा अंत्येष्टि के लिए उनके परिवारों को 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। उसके बाद देसी विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने वाले एक्साइज एडहेसिव लेबल यानी कि होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, महाराष्ट्र, ये बहुत जरूरी संस्था है। इसके और क्या क्या कार्य हैं और कहाँ कहाँ भारत सरकार का मुद्रणालय है ये देखना पड़ेगा, देख लीजिएगा, से होलोग्राम क्रय करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019 से 24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल इकाइयों एवं कोर सेक्टर में सीमेंट उद्योग के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया है। तो ये सब निर्णय लिए गए हैं मंत्रिपरिषद की बैठक में। चौथी न्यूज है, रायपुर में होगा भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां अधिवेशन। कौन से नंबर का? 83वां अधिवेशन। किस चीज का? भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। अब देख पा रहे होंगे कब बना था? 1934 में स्टैब्लिश हुआ था। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ के वैभव, संस्कृति और विकास के विभिन्न आयामों से रूबरू होंगे देश विदेश के प्रतिभागी देश विदेश से आते हैं इस कांग्रेस में। बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक डिबेट टाइप का होता है, एक थिंक टैंक होता है जिसमें देश विदेश से पढ़े लिखे लोग आते हैं, उस सेक्टर में काम करने वाले लोग आते हैं और अपने विचार विमर्श साझा करते हैं। कब से कब तक चलेगा? 7 नवंबर से 11 नवंबर तक। पांचवा जो न्यूज है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 भी कहा जाता है, एफआरए एक्ट। वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति विकास विभाग और एनजीओ ATREE के मध्य MOU हुआ, एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत हुए। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग और स्वयंसेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE के मध्य एक समझौता साइन हुआ है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार CFRR के प्रबंधन पत्रों के ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसीलिए यह समझौता हुआ है ताकि इन समस्याओं को दूर किया जा सके। अब इस समझौते के माध्यम से FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम उचित क्रियान्वयन से मदद मिलेगी। अब ये सामुदायिक वन क्या है, वन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट में मिल जाएगा, ये आपको पता होने चाहिए। फिर आगे है, इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन प्रबंधन संसाधन अधिकार CFRR प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार का सलाह प्रदान किया जाएगा। सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौड़ वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। ये गौड़ वनोपज कौन कौन से हैं और मुख्य वनोपज कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर CRF प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के उपायों के संबंध में भी विभाग को सुझाव देगा। कौन? ये संस्था सुझाव देगी, इसीलिए समझौता हुआ है। फिर अगली खबर है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए बैठक। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी और ध्यान दिया होगा तो मैंने कल बताया था कि मुख्य निर्वाचन छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मैंने दूसरा नाम बताया था। अभी मैं बता रहा हूँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। उस समय मैंने अजय ठाकुर बताया था। तो दोनों में अंतर क्या है? तो वो जो था वो राज्य निर्वाचन आयोग का था और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का छत्तीसगढ़ का ब्रांच के पदाधिकारी हैं। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, दोनों के में क्या अंतर है, दोनों के क्या कार्य हैं, आप कृपया देख लें।
तो अभी उपचुनाव होने वाले हैं कहाँ के, तो रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन के लिए। क्यों होने वाले हैं आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक माननीय विधायक थे वे अब सांसद बन गए हैं, इसलिए उनकी सीट खाली हो गई है, तो उपचुनाव होने वाला है। निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 253 मतदान केंद्र हैं जो सभी शहरी क्षेत्र में स्थित हैं। मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो युक्त मतदान पहचान पत्र के साथ ही आयोग द्वारा अधिसूचित 12 अन्य तरह के दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते हैं। ये 12 अन्य कौन कौन से हैं आप चाहें तो देख सकते हैं। आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप के माध्यम से की जाएगी। ये महत्वपूर्ण ऐप है। सी विजिल ऐप किस लिए है, तो एमसीसी या आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए है। निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रखी गई है, यानी अभ्यर्थी 40 लाख तक ही खर्चा कर सकते हैं चुनाव प्रचार के लिए। अगली न्यूज है, साहसी बनेगी कृषि विश्वविद्यालय की छात्राएं। अब ये न्यूज क्यों लिया गया है, तो मिशन साहसी के अंतर्गत, ये मिशन साहसी क्या है आपको देखना पड़ेगा। 17 से 19 अक्टूबर तक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कहाँ, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा लैंगिक उत्पीड़न शिकायत समिति, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा मिशन साहसी मेकिंग ऑफ फियरलेस के अंतर्गत सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 थीम रखी गई है, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती और झांसी रानी लक्ष्मीबाई की थीम पर साहस से प्रेरणा लेते हुए विश्वविद्यालय की छात्राओं, महिला कर्मचारियों, उनके परिवार की महिलाओं को शारीरिक सुरक्षा संबंधी तकनीकों का सजीव प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 8वीं खबर है, बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। न्यूज़ सिर्फ इतनी ही मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ न्यूज़ जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका तात्पर्य है महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो बस्तर ओलंपिक आपको देखना चाहिए। 9वीं न्यूज़ है, श्रमिक कल्याण के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही कई योजनाएं। इसमें एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक। अब ये योजना क्या है, तो श्रमिकों के प्रथम 2 बच्चों को प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम हेतु मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है, जिसमें अध्ययनरत छात्र छात्रा हेतु कक्षा 1 से पीएचडी स्तर तक के अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष राशि 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक प्रदान की जाती है। इसीलिए आवेदन जो है 31 दिसंबर तक मंगाई जा रही है और ये आवेदन श्रमेव जयते ऐप पर किया जा सकता है। ये ऐप भी महत्वपूर्ण है, श्रमेव जयते ऐप। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता भी प्रदान की जाती है योजना, जिनमें श्रमिक एवं उनके बच्चों हेतु प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी, व्यापम, एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, पुलिस एवं समय समय पर जारी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाता है। 10वीं खबर है, न्यायिक सुरक्षा को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित करने नालसा लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर, ये पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 15,100 जारी किया गया। किसने किया, तो बलरामपुर जिला ने किया। दूसरी इंपॉर्टेंट, नालसा क्या है या नालसा लीगल सर्विस क्या है, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। जिला विधिक सेवा, बलरामपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा लीगल सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15,100 का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयोजन से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाना है, तो नालसा आपके लिए पता होनी चाहिए। 11वीं खबर है, अंबिकापुर में पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में योगा प्रशिक्षक, खेल शिक्षक, प्रशिक्षकों की अंशकालीन भर्ती हेतु 29 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह न्यूज मैंने क्यों डाला है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है पीएम श्री योजना। आप देख रहे हैं पिछली न्यूज में भी आया था, फिर पुनः आ गया। तो पीएम श्री योजना क्या है, क्यों लागू की गई थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 12वीं खबर है, महासमुंद कृषि विज्ञान केंद्र में महिला किसान दिवस मनाया गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र केवीसी क्या है, इससे संबंधित चीजें पता होनी चाहिए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एवं विस्तार शिक्षण संस्थान गुवाहाटी असम के सहयोग से
यह कार्यक्रम मनाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर महासमुंद में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि में बदलाव लाने में महिला उद्यमियों की भूमिका विषय पर चर्चा करना था। महिला कृषकों उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने जो जो खबरें बताई और जो महत्वपूर्ण खबरें बताई, उनके इर्द गिर्द के सभी सवाल आप कोशिश करें पढ़ लें, क्योंकि इनसे ही मिलकर सवाल परीक्षा में आते हैं। धन्यवाद।